बेजगह अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून अंदर करते थे किसी श्लोक का ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह जगह क्या होती है यह वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही। याद था हमें एक एक अक्षर आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा। आहा नया घर है, राम देख यह तेरा कमरा है और मेरा ओ पगली। लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कौन सी जगह? कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसकर बाहर आए केशों सी एकदम से बुहार दी जाने वाली? घर छूटे, दर छूटे, कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे वे भी छूटे। छूट दी गई जगहें परंपरा से छूटकर अब यह लगता है किसी बड़े क्लासिक से पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर छिटकी छोटी सी पंक्ति हूँ। चाहती नहीं लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सप्रसंग। सारे संदर्भों के पार मुश्किल से उड़कर मैं पहुंची हूँ। ऐसे ही समझी पढ़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा अभंग। एक कविता है स्त्रियां। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें देखी जाती है कलाई घड़ी अलग सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो ऐसे जैसे कि समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और अफवाहें चीखती हुई ची ची। दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फैली फूली अगर धत्त जंगली लताएं खाती पीती सुख से ऊबी इन बेचैन आवारा महिलाओं का ही तो शगल है ये कहानियाँ और कविताएं। फिर ये इन्होंने थोड़े ही लिखी हैं, कनखियाँ इशारे फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं परम पुरुषों बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। एक कविता है मौसियाँ। वे बारिश में धूप की तरह आती हैं, थोड़े समय के लिए और अचानक। हाथ के बुने स्वेटर, इंद्रधनुष, तिल के लड्डू और सधोर की साड़ी लेकर वे आती हैं झूला झुलाने पहली मितली की खबर पाके, और गर्भ सहलाकर कह लेती हैं अंतरिम रपट गृह चक्र बिस्तर और खुदरा उदासियों की। झाड़ती हैं जाले, संभालती हैं बक्से, मेहनत से सुलझाती जाती हैं
भीतर तक उलझे बाल कर देती हैं चोटी पाटी और डांटती भी जाती हैं कि पगली तू किस धुन में रहती है, जो बालों की गांठें भी तुझसे ठीक से निकलती नहीं। बाल के बहाने वे गांठें सुलझाती हैं जीवन की, करती हैं परिहास, सुनाती हैं किस्से और फिर हंसती हंसाती सुझाती जाती हैं दबी सधी आवाज में चटनी, अचार, मूंग बड़ियाँ और बेस्वाद संबंध, चटपटा बनाने के गुप्त मसाले और नुस्खे, सारी उन तकलीफ़ों का जिन पर ध्यान भी नहीं जाता औरों का, आँखों के नीचे धीरे धीरे जिनके पसर जाते हैं साए, और गर्भ से रिश्ते हैं जो महीनों चुपचाप खून के आंसू से, बचपन के आसपास के अकेलेपन का मौसियों के वैद्यक में एक ही इलाज है, हंसी और काली पूजा और पूरे मोहल्ले की अम्मागिरी। 20वीं शती की कूड़ा गाड़ी लेती गई कोड़कर अपने जीवन की कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे मौसीपन, बुआपन, चाचीपन थी और अम्मागिरी मग्न सारे भुवन की। एक औरत का पहला राजकीय प्रवास। वह होटल के कमरे में दाखिल हुई। अपने अकेलेपन से उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। कमरे में अंधियारा था, घुप अंधेरा था कुएं का उसके भीतर भी। सारी दीवारें टिटोली अंधेरे में, लेकिन स्विच कहीं नहीं था। पूरा खुला था दरवाज़ा, बरामदे की रोशनी से ही काम चल रहा था। सामने से गुजरा जो बेअरा तो आर्त भाव से उसे देखा। उसने उलझन समझी, बाहर खड़े ही खड़े दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, बल्बों में रोशनी के खिल गए सहस्रदल कमल। भला बंद होने से रोशनी का क्या है रिश्ता, मैंने सोचा। डंलप पर लेटी अंदर कहीं रीढ़ के भीतर, तो क्या एक राजकुमारी ही होती है हर औरत? 7 गलीचों के भीतर भी उसको चुभ जाता है कोई मटरदाना आदिम स्मृतियों का। पढ़ने को बहुत कुछ धरा था, पर उसने पांची टेलीफोन तालिका और जानना चाहा अंतरराष्ट्रीय दूरभाष का ठीक ठाक खर्चा। फिर अपनी सब डॉलरें खर्च कर उसने 3 किए अलग अलग कॉल। सबसे पहले अपने बच्चे से कहा, हेलो हेलो बेटे, पैकिंग के वक्त सूटकेस में ही तुम ऊँघ गए थे कैसे? सबसे ज़्यादा याद आ रही है तुम्हारी, तुम हो मेरे सबसे प्यारे। अंतिम दोनों पंक्तियाँ अलग अलग उसने कहीं। ऑफिस में खिन्न बैठ अनशंट सोचते अपने पति से, फिर ऑफिस में चिंतित बर्तन खटकाती अपनी माँ से। अब उसकी हुई गिरफ्तारी, पेशी हुई खुदा के सामने कि इसी एक जुबान से उसने 3 लोगों से कैसे ये कहा, तुम हो मेरे सबसे प्यारे। यह तो सरासर है धोखा। सबसे ज़्यादा माने सबसे ज़्यादा, लेकिन खुदा ने कलम रख दी और कहा, औरत है, उसने ये गलत नहीं कहा। ये कुछ थेरी गाथाएं मैंने लिखी हैं आम्रपाली से लेकर अन्य थेरियों पर। उसी में एक थेरी गाथा है जो बुद्ध से स्त्रियां संवाद कर रही हैं, काल्पनिक है। हे भंते, नहीं जानती मेरे जीवन का हासिल क्या, मेरे वे सारे संबंध जो बन ही नहीं पाए, वे मुलाकातें जो हुई ही नहीं, वे रास्ते जो मुझसे छूट गए या मैंने छोड़ दिए, उड़ के दरवाजे जो खोले नहीं मैंने, शब्द जो उचारे नहीं और प्रस्ताव जो विचारे नहीं। मेरे सगे थे वही जिनकी मैं सगी न हुई, करते हैं मेरी परिचर्या इस घने जंगल में वे ही
जब आधी रात को फूलती है वह कुमुदनी मेरी हताहत शिराओं में, और टूट जाती है नींद। एक पक्षी चीखता है कहीं विरह दग्ध, आसमान भी किसी आहत जटायु सा बस गिरा ही चाहता है मेरे कंधों पर। और उमड़ता है हृदय में सन्नाटा, प्रलय मेघ सा। भंते बताइए कैसे समझे कोई कौन सगा। बुद्ध ने कहा, जिसकी उपस्थिति चित्त की लौ को निष्कंप करे, वही सगा। अभिरूपा सगा वही, जो तुमको मंथर गति से सीधा चलना सिखाए, बढ़ना सिखाए, जो ऐसे जैसे कि युद्ध भूमि में हाथी बढ़ता है, बौछार तीरों की हर तरफ से झेलता। मैं रोटी बेलती हूँ जैसे पृथ्वी, ज्वालामुखी बेलते हैं पहाड़, भूचाल बेलते हैं घर, सन्नाटे शब्द बेलते हैं भाटे समुंदर। रोज सुबह सूरज में एक नया उचकुन लगाकर, एक बड़ी धाह फेंक कर, मैं रोटी बेलती हूँ जैसे पृथ्वी। पृथ्वी जो खुद एक लोई है, सूरज के हाथों में रख दी गई है पूरी की पूरी ही सामने, कि लो इसे बेलो पकाओ, जैसे मधुमक्खियाँ अपने पंखों की छांव में पकाती हैं शहद। सारा शहर चुप है, धुल चुके हैं सारे चौकों के बर्तन, बुझ चुकी है आखिरी चूल्हे की राख भी, और मैं अपने ही वजूद की आँच के आगे औचक हड़बड़ी में खुद को ही शांति, खुद को ही गूंथती हुई बार बार रोटी बेलती हूँ जैसे पृथ्वी। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से, जब फेंकी जाती हैं थालियाँ दाल में नमक कम या ज़रा तेज होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रहता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक, ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना। यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया।